हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, ग्लोब के बारे में और अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि ग्लोब क्या है और पृथ्वी की गतियां कैसे होती हैं। तो ग्लोब जो होता है वो एक काल्पनिक ग्लोब क्या है, एक मॉडल होता है जो कि पृथ्वी की स्थितियों को बताया जाता है, जिसपे जैसे ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार स्वरूप होता है जिसको मॉडल या प्रतिरूप कहते हैं, जो पृथ्वी पर स्थित अनेकानेक तथ्यों एवं सूचनाओं के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वी पर स्थित अनेकानेक तथ्यों एवं सूचनाओं का एक दृष्टि में वास्तविकता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो ग्लोब में हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब आपका, जिसपे हमें पृथ्वी की सारी जानकारी है, जैसे पृथ्वी का कौन सा हिस्सा कितने महाद्वीप में बटा हुआ है, पूरा हमारा जो अर्थ है वो कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है, कितना महासागर है, ये सारी चीजों को एक वास्तविकता के साथ वहां पे के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोब पर हम देश के बारे में जानकारी मिलती है, महाद्वीप महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी के उत्तरी हिस्सा होता है ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब के ये जो नॉर्थ पार्ट है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये हमारा साउथ पोल है जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सेम उसी तरह से हम देखें तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, तो इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इसको पश्चिमी गोलार्ध। ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध। इन चार हिस्सों में हमारा अर्थ जो है, ये जो ग्लोब है उस पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये चारों पार्ट, जो उत्तरी हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणी गोलार्ध, जो पूर्वी हिस्सा है उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इन चार भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या है कि ये हमारा ग्लोब है जिसको हम अर्थ का जो मॉडल है उस पे दिखाया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो क्षैतिज रेखा होती है, ग्लोब अक्षांशीय रेखा की कैसी रेखाएं होती हैं। तो अक्षांशीय रेखा क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाए जाने वाली आड़ी या क्षैतिज रेखाएं रेखाएं जो तिरछी रेखाएं होती है वो किसे, उसको क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं या अक्षांशीय वृत्त कहा जाता है। तो ये जो आपका है वो हमारा अक्षांशीय रेखाएं हैं जो दो भागों में बांटता है, एक तो नॉर्थ नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और दूसरा हमारा दक्षिणी अक्षांश। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि विषुवत वृत्त के उत्तरी दक्षिणी दिशा में सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांशीय या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये हमारा जो है वो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है। इसके उत्तर, ये नॉर्थ की तरफ देखें तो जितने भी समानांतर रेखाएं हैं वो सब हमारे अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। सेम उसी तरह से दक्षिण की तरफ भी हम देखते हैं, जो भी रेखाएं हैं वो हमारी दक्षिणी समानांतर रेखाएं जितनी भी है वो दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। इन दोनों, ये जो भी समानांतर अक्षांशीय रेखाएं होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, वो दूरी बराबर होती है। तो वो कितने हैं, तो हम इस तरह से देखें तो हमारा जो ग्लोब है में कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो 180 वृत्त है या 180 रेखाएं हैं।
ये जो ध्रुव से लेके विषुवत से लेके नॉर्थ और साउथ सभी को अगर काउंट करें तो टोटल कितने हैं? टोटल 180 रेखाएं हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच की आपसी दूरी कितनी है? ये जो हम देख रहे हैं, दो अक्षांश जो पैरेलल रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर की दूरी है। ये जो रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं, वो कैसी रेखाएं होती हैं? वो काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाएं, इसकी कल्पना पृथ्वी पर तापमान और जलवायु के निर्धारण के लिए की जाती है। इस रेखाओं से और इससे जो सूर्य की रोशनी जो इस पे पड़ती है, तो इससे हमें किस चीज में किस चीज के निर्धारण में हम लोग को सहायता मिलती है? तो ग्लोब पर जो अक्षांशीय रेखाएं, वे हमें तापमान के बारे में उससे जानकारी मिलती है और जलवायु का अनुमान लगाया जाता है। उसका निर्धारण हमारे अक्षांशीय रेखाओं से की जाती है। अगला हम देखते हैं कि भूमध्य रेखाएं किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखाएं क्या है? जो हमारा ये ग्लोब है, इस ग्लोब का ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ये दोनों रेखा, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो दोनों ध्रुव है, इसको ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये रेखाएं होती हैं, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दो निश्चित स्थल होते हैं। ये फिक्स पॉइंट है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल। इन दोनों बिंदुओं ध्रुवों को मिलाने वाली कल्पित अक्ष रेखाएं का जो मेन सेंटर वाला जो बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य कहते हैं। ये दोनों रेखाओं को मिलाती है। उसके ये दोनों का जो इक्वल सेंटर जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखाएं कहते हैं। मध्य बिंदु ही भूमध्य कहलाती है। पृथ्वी के इसी भूमध्य के मिलने से 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि भूमध्य रेखाएं विषुवत रेखा भी कहलाती है। इसको हम भूमध्य रेखाओं को विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसके अलावा भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये जो हम देखते हैं अक्षांशीय रेखाएं जो है, जो 0 डिग्री है, उसकी कुल दूरी कितनी है? तो कुल लंबाई की बात करें तो वो 40,000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर है। ये हमारा भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। उसके अलावा भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, वो किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अगर हम ग्लोब पर देखें तो जो हमारी भूमध्य रेखाएं हैं, वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला तो हमारा दक्षिण अमेरिका का हिस्सा होता है, दूसरा अफ्रीका और तीसरा हमारा एशिया महाद्वीप। तीनों ही महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखाएं गुजरती है। अगला हम लोग देखते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो हम लोग ये देख लिए, ये जो हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा क्या कहलाती है? ये हमारा भूमध्य रेखाएं कहलाती है या विषुवत, ये भूमध्य रेखाएं या विषुवत रेखाएं कहलाती है। विषुवत रेखाएं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो कर्क रेखा किसे कहते हैं। यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री बढ़ने पर हमारा कर्क रेखा आता है। ये हमारा कर्क रेखा कहलाता है, जो नॉर्थ की तरफ होता है। तो 23.5 डिग्री अगर विषुवत वृत्त से नॉर्थ की तरफ बढ़े तो ये हमारा जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती है? वो कर्क रेखाएं कहलाती है। और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, क्योंकि ये नॉर्थ जो हमारा पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कर्क रेखा है। अगर हम भारत की बात करें तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये पहली बात तो ये है कि जो कर्क रेखा है, वो अगर हम ग्लोब पे देखें या मैप पे देखें, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये मध्य भाग से, बीचों बीच भाग से होकर गुजरती है। इस गुजरने के दौरान ये 8 राज्यों को क्रॉस करती हुई जाती है।
पहला आपका जो है, अगर वेस्ट की तरफ देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। तो गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो कर्क रेखाएं हैं वो उत्तर की तरफ है दक्षिण। तो जो उत्तर की तरफ विषुवत से 23.5 डिग्री आगे बढ़ने पर जो अक्षांशीय रेखाएं आती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो है ये भारत के मध्य भाग से गुजरती है। मध्य भाग से गुजरने के दौरान ये 8 राज्यों से क्रॉस करती है। इसके अलावा कर्क रेखा को अगर हम मैप पे देखें, अगर ग्लोब पर देखें, तो ये 3 महाद्वीपों से भी गुजरती है। पहला आपका एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। अगला आ जाता है आपका मकर रेखा किसे कहते हैं। तो सेम ऐसे ही जो विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री अगर हम साउथ दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े 23.5 डिग्री, तो क्या आता है, ये हमारा मकर रेखा आता है, मकर रेखा कहलाता है। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण की तरफ बढ़ने पर ये मकर रेखा आती है। अगला की मकर रेखा भी 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा आपका 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और मकर रेखाएं जो है वो 4 महाद्वीप को क्रॉस करती है। पहला आपका हो जाता है दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपका अफ्रीका, एशिया और चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये हमारा ग्लोब हुआ। ये जो उत्तर की तरफ है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल है हमारा, जिसको हिंदी में हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये हमारा साउथ पोल है, ये फिक्स है, दोनों एक समानांतर रेखा पर मिलती है। नॉर्थ, ये हमारा साउथ पोल हो जाता है, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो पृथ्वी के जो शीर्ष उत्तरी अक्षांश होती है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे स्थित होता है। उत्तरी अक्षांश को ही हम उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। और दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में भी ये जो 90 डिग्री है वो हमारा 90 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं क्या कहलाती है, वो दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। दक्षिण अक्षांशीय रेखाएं वो दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। ये हमारा साउथ का एकदम एंड पोर्शन होता है, सबसे अंतिम शिखर बिंदु होता है। और ये नॉर्थ का सबसे टॉप बिंदु यही होता है, उत्तरी ध्रुव, और साउथ में आपका दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री अक्षांश कहलाती है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला आ जाता है कि उत्तरी व दक्षिणी आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा को समझ लिए हैं। जो 0 डिग्री हमारा जो विषुवत रेखाएं हैं या भूमध्य रेखाएं हैं, उससे अगर हम 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ बढ़ते हैं उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे थे, 23.5 डिग्री ये हमारा कर्क रेखा हो जाता है। और सेम ऐसे ही अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ बढ़े, दक्षिण की तरफ बढ़े, तो ये हमारा मकर रेखा कहलाता है। इसके बाद नॉर्थ की तरफ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो अगला अक्षांशीय रेखाएं होती है जो 66.5 डिग्री पे होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहलाता है। जो नॉर्थ की तरफ होता है वो उसे क्या कहते हैं, उत्तरी उत्तरी आर्कटिक वृत्त। उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहलाता है, जो 66.5 डिग्री पे होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है। साउथ की तरफ सेम ऐसे ही हम अगर 66.5 डिग्री की तरफ बढ़े, तो 66.5 डिग्री जो हमारा अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या कहलाता है, तो वो उत्तरी दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य कैसा रहता है? सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, इधर यहाँ से अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाए या 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाए, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये सबसे गर्म पार्ट होता है, जिसपे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरण है, वो वर्ष में एक बार सर के ऊपर आता है, जिस कारण से ये जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। अगर ताप कटिबंध की बात करें तो ये हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र सबसे गर्म होता है, सबसे अधिक ऊष्मा वाली होती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सेम उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम ताप कटिबंध की बात करेंगे। तो ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उससे हम ये मकर रेखा हो गया, हमारा ये कर्क रेखा हो गया, और साउथ की तरफ हमारा मकर रेखा हो गया। इसके बाद क्या कौन सा आता है? उत्तरी आर्कटिक वृत्त आता है, और इधर हमारा आ जाता है दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त। अब हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं। ये हमारा कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इन दोनों के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य साल में एक बार सर के ऊपर आते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन होता है आपका उष्ण कटिबंध के बाद, तो ये आपका देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी आर्कटिक वृत्त, ये जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की बात करते हैं, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो पार्ट होता है, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कम। यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में दक्षिण की तरफ, ध्रुव की तरफ तिरछी, इस प्रकार की उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, इस क्षेत्र को हम इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है, इस कारण से ये क्षेत्र थोड़ा सा ठंडा होते जाता है, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच के पोर्शन को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला आ जाता है हमारा कि दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के बीच, अब यहाँ 66.5 से 90 डिग्री की बात कही जा रही है। 90 डिग्री पर जो सबसे नॉर्थ पोल और जो आपका आर्कटिक वृत्त है, उन दोनों के बीच के क्षेत्रों में कैसा मौसम रहता है? वो शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध कहलाता है क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें वो कैसी पड़ती है? वो क्षितिज पड़ती है, ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इस कारण सूर्य की रोशनी वहां पे कम होने के कारण उस पार्ट में ठंडी, इस पार्ट में गर्मी बहुत कम पड़ती है और शीतकाल का मौसम रहता है। अगला हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के दोनों उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखाएं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब अभी तक हम लोग अक्षांशीय रेखा देख रहे थे, जो कि क्षितिज होता है 0 डिग्री, आपका सब समानांतर रेखाएं होती थी, ये हमारा अक्षांशीय रेखाएं कहलाती थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो कैसी रेखाएं हैं? जो हमारे दोनों पोल, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, जो लंबवत होती है, जो खड़ी रेखाएं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं हमारा देशांतर रेखाएं कहलाता है। इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती है।
देशांतर रेखाएं भी कैसी रेखाएं होती है? ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इसकी कल्पना ग्लोब पर समय के निर्धारण के लिए की जाती है। इससे हमें टाइम का पता चलता है। देशांतर रेखाएं हमें क्या बताती है? ये हमें समय बताती है। दूसरा हम लोग देखे थे, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या बताती है? अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखाएं की बात करें तो ये इससे हमें ग्लोब पर तापमान और जलवायु के बारे में पता चलता है। और जो हमारा देशांतर रेखा है वो केवल हमें समय का, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। तो पृथ्वी पर 180 डिग्री पूरब देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में विभाजित होती है। जिस तरह से हम अक्षांशीय रेखाएं में देखते थे वो नॉर्थ और साउथ में विभाजित था, सेम उसी तरह से अगर हम देशांतर रेखाएं को देखें तो ये ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम अक्षांशों में विभाजित, देशांतर में विभाजित है। पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और टोटल अगर मिलाए तो ये कितना है? 360 देशांतर रेखाएं। जैसे उसमें 180 अक्षांशीय रेखाएं थी, उसी तरह से हम लोग देशांतर रेखाएं की बात करें तो ये टोटल कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं होती है। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखाएं किसे कहते हैं। तो ये दोनों नाम सेम है। तो इसका नाम ग्रीनविच रेखाएं क्यों कहा गया था? क्योंकि ये लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ये रेखाएं लंदन के जो वेधशाला है जिनका नाम ग्रीनविच है, उससे होकर गुजरने वाली रेखाएं हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। उसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखाएं भी या फिर ग्रीनविच रेखाएं भी कहते हैं। ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये तीनों नामों को ध्यान में रखना है। ये तीनों का मतलब सेम है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं जो कि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ये हमारा कैसा है? ये संपूर्ण विश्व का समय लंदन के समय से ही निर्धारित किया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय समय मानक समय माना जाता है। इसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय किसे कहा जाता है? तो जो हमारा ग्रीनविच रेखाएं हैं उसको कहा जाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं क्या है? तो 0 डिग्री ये हमारा ग्लोब है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से अगर हम पूरब की तरफ जाएं, ये ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट है। अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या कहलाती है? वो 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध कहलाती है। 0 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के अंतिम रेखाएं 180 डिग्री होती है। ये अलग अलग ना होकर एक ही देशांतर रेखाएं होती है। अगला आ जाता है हमारा देशांतर व समय। क्योंकि हम देशांतर रेखा से समय का अनुमान लगाते हैं, तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है या चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, या ग्रह जो कि हमारे ग्रह क्या है? जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सब क्या है? इनके गति से ही हम समय का अनुमान लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थानीय समय क्या होता है। तो पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान के सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय स्थानीय समय कहलाती है। मतलब कि जो स्थानीय समय होता है का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? तो सूर्य के द्वारा बनने वाली उनकी परछाई से लगाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, तो जो परछाई बनती है, जो शैडो बनता है, जो दोपहर में सबसे छोटा बनता है, और ये सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसी होती है? तो वो सबसे लंबी बनती है। तो वो उससे हम समय का अनुमान लगाते हैं। अगला आ जाता है पॉइंट हमारा, प्रामाणिक समय किसे कहा जाता है? तो किसी भी देश के ठीक मध्य से गुजरने वाली प्रामाणिक देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय कहा जाता है। कि कोई भी जो देशांतर रेखाएं जो किसी देश के मध्य भाग से गुजरती है उसको ही हम प्रामाणिक समय कहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत का प्रामाणिक समय क्या है? तो
82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। ये हमारा प्रमाणिक समय है, या इसको मानक समय भी कहा जाता है। ये हमारा केवल भारत की बात कहा जा रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय मानक समय किसे कहा जाता है? 0 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ये हमारा मानक समय कहलाता है। ये हमारा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत का मानक समय है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद नैनी उत्तर प्रदेश का स्थानीय समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय लंदन से कितना आगे है? तो जो भारत का मानक समय है या प्रमाणिक जो समय माना गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय, जिसको हम ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखाएं कहते हैं, तो वो कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ये हम लोग जानते हैं, जो पृथ्वी है वो का जो रोटेशन का है समय, वो कैसे है? वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है, तथा वह स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उनका समय क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे हो जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसको हम दैनिक समय भी कहते हैं। वो कितने 24 घंटे में कितना घूम लेती है? तो वो 360 डिग्री घूम लेती है, अर्थात 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजेगा, जो हम लोग लंदन का समय मानते हैं, लंदन में अगर 12 बजेगा तो भारत में कौन सा समय होगा? तो इसमें हम प्लस कर देंगे 5.5 घंटा, तो ये हमारा हो जाता है 5:30। 5:30 तो भारत में कितना बजेगा? तो भारत में उस टाइम पे 5:30 बजता रहेगा, क्योंकि 5.5 घंटे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से आगे है। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जैसे रूस में कितना है? 11 मानक समय को अपनाया गया है। तो ये हमारा जो था, ये अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं हैं। क्योंकि हम लोग अभी ग्लोब की बात कर रहे थे, तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पे हम पूरे अर्थ का एक मॉडल है, एक प्रतिरूप बनाया गया है, जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस ग्लोब को देख के, क्योंकि उसकी जो अर्थ पे जितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, ये सभी का अनुमान ग्लोब से लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो किस किस रेखाओं में बटा हुआ है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारा चीज देखते हुए देशांतर रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पूरे लेसन में पढ़ लिए हैं। तो अब हमारे ख्याल से ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो है आपका सूर्य की गति के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और अब अगला जो चैप्टर होगा वो पृथ्वी की गति के ऊपर होगा, वो हमारा थर्ड चैप्टर है। तो इसमें आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का। तब तक के लिए धन्यवाद।